आज मॉर्निंग राउंड्स में हमने एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया जिसकी ब्रेस्ट की सर्जरी हुई थी। और पेशेंट को जब मैंने देखा मुझे लगा खुश होगा कि उसकी बीमारी सारी निकल गई, लेकिन उनके चेहरे में ना एक डाउट था, कन्फ्यूजन था। तो जब मैंने उनसे वही चीज़ क्लियर करने पूछी कि क्या बात है, तो उनके मन में इतने सवाल थे, इतने डाउट्स थे जो हमने सोचा नहीं था कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है। वो सब चीज़ें बातें हैं जो कि सर्जरी के बाद क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, उनको लेके वो बहुत कंफ्यूज थे। तो आज मैं इन बातों के लिए ये सब चीज़ें जो जो उनके मन में डाउट्स थे उसको मैं आज एक वीडियो सेशन में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। हाय, मैं एम डॉक्टर विकास नायक, आई एम ए ब्रेस्ट कैंसर सर्जन। चलिए आज हम इन सब बारों में डिस्कस करते हैं। तो जैसे आज हम जो हमारे पेशेंट थे उनका पहला सवाल था, सबसे कॉमन था कि दर्द का क्या होगा। अभी तक तो मैं अस्पताल में थे, सारा इंजेक्शन मिल रहा था, फिर पेन का कैसे रहेगा आगे जाके। तो हमको उन्हें ये समझाना पड़ा कि जो हम डिस्चार्ज करते, एक रहता है कि ज़रिया होता है कि पहले इंजेक्शन 1-2 दिन का जो होता है इफ़ेक्टिव होता है, उसके बाद जो टैबलेट्स होते हैं उसके भी डिफरेंट टाइप्स के, हम 2 टैबलेट्स पे या कभी कभी 1 टैबलेट्स पे उनको डिस्चार्ज करते हैं। जो पेन का एफिकेसी या पेन का जो मेडिकेशन होता है काफ़ी अच्छे होते हैं, उससे काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाता है, तो उससे कोई घबराने वाली बात होती नहीं है। और ये मत सोचिए कि दर्द हो रहा है तो आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप अपना सारा एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है नहीं दर्द ज़्यादा होता है, तो आप हमारे साथ या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपका पेन मेडिकेशन में जो है वो चेंजेस लाके कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ना कि डरने वाली बात है। आप पेन फ्री होके लाइफ जीना है, ऐसा नहीं कि पेन आपको सहना है। दूसरी बात आती है कि मरीज़ सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हो गई, हमें हाथ हिलाना नहीं है, एकदम बेड में लेटे रहना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। आपको ये ध्यान देना है कि जो सर्जरी होती है, हम उल्टा बल्कि बोलते हैं कि उनको जल्दी रिकवर करना है, तो उनको जल्दी जल्दी एक्टिविटी करनी है, बेड से उतरना है, चलना फिरना करना है, और अपने सारे एक्सरसाइजेस जो भी आपको डॉक्टर्स बताते हैं वो फॉलो करना है, जो जिसको हम बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या अहम हिस्सा होता है, जैसे भी कोई भी सर्जरी होती है हम उनको एक सिखाते हैं कि किस तरीके की फिजियोथेरेपी है। जैसे बेसिक सा होता है कि अपने हाथ के मूवमेंट, जिस साइड का सर्जरी होता है उसका आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक वजह हो जिसमें किसी का फ्लैप लगा हो, या हमें होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड करना है, पूरा ज़ीरो तो हम कभी भी नहीं बोलते, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट बोलते हैं, जो कि हम ग्रेजुअली उस चीज़ को धीरे 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 करके बढ़ाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल ज़ीरो मूवमेंट तो बिल्कुल हमें फॉलो नहीं करना। आपको कुछ ना कुछ तरीके से आपका फिजियोथेरेपी, जिसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं, वो स्टार्ट करना है। आर्म मूवमेंट हो गया, शोल्डर मूवमेंट हो गया, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद जो सबसे डिस्ट्रेसिंग लगता है मरीज़ को कि हम उनको एक ड्रेन पाइप के साथ घर भेजते हैं। तो उनको लगता है डॉक्टर साहब हमें घर ड्रेन निकालने के बाद, आपको ये ध्यान देना है कि ड्रेन जो होती है एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे सर्जरी होती है उसमें उसके बाद कुछ फ्लूइड जमा होता है जो कि धीरे धीरे उसको हम सीरोमा बन सकता है बाद में, तो वो अवॉइड करने के लिए हम ड्रेन्स डालते हैं। कभी कभी एक लगता है, कभी कभी 2 ट्यूब्स लग सकती हैं। ये एकदम नॉर्मल पार्ट होती है, दुनिया भर में कहीं पे भी जाए ये नॉर्मल होता है, इससे घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसको आप घर में इजीली मैनेज कर सकते हो। आई एम श्योर जो भी ये सर्जरी किया होगा या करने वाले आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं वो भी आपको इसके बारे में अच्छे से समझाते हैं। तो इसका जो बेसिक प्रिकॉशन आपको देना है कि ये ध्यान देना है कि ड्रेन आपका एक्सीडेंटली पुल आउट ना हो जाए, खींचे ना। अगर इन केस खिंच भी जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको हम दूसरे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपको ड्रेन लगा होता है तो आपको किस बातों का ध्यान रखना है। ड्रेन में आपको देखना है कि जो हमारा आउटपुट होता है, जो उसमें से निकलता है फ्लूइड जैसा, पहले तो रेड कलर का होता है, धीरे धीरे वो येलोइश होता है, फिर क्लियर फ्लूइड आने लगता है, जो कि एक साइन है कि अंदर से ही अच्छे से हील हो रही है। अगर अमाउंट कम हो रहा है तो यूजुअली ये 7 to 10 डेज़ में कम हो जाता है, और फिर आप जब अब नेक्स्ट विजिट में आते हो ये ड्रेन पाइप निकल जाती है। तो इसको ड्रेन के साथ आपको कुछ नहीं करना होता, बस एवरीडे आपको एक मेजर करना है और एक नोट रखना है, ताकि हमें पता चले कि ग्रेजुअली कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। डिक्टम होता है कि हम अगर 30 ml से कम है तो उसको निकाल देते हैं। कभी कभी हमें इसको ज़्यादा दिन भी रखना पड़ता है, वो मरीज़ टू मरीज़ वेरी करता है, कोई फिक्स नहीं है, बट ज़्यादातर 90 to 95% केसेस में 7 to 10 डेज़ में हमें ड्रेन निकाल देते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है कि स्टिचेस के बारे में डर होता है कि टाँके पक ना जाए। ऐसा होता है कभी कभी, मुझे आज बताया कि मैं दही नहीं खाना, दूध नहीं पीना क्योंकि मेरा टाँके पक जाएंगे। ये एक मिथ मान ले या अपने अंदर की एक वहम मान ले, ऐसा साइंटिफिकली कोई चीज़ प्रूव नहीं हुआ है कि कोई खाने की चीज़ से ऐसे टाँके पक सकते हैं। टाँके पकने का या वुंड इन्फेक्शन होने के अपने कारण होते हैं। कभी कभी कोई डायबिटिक होता है, कोई स्मोकर्स होते हैं, या अपने इनहेरेंट फैक्टर्स होते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, उस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो भी हम ओपीडी बेसिस में मैनेज कर लेते हैं। बट अब इस पर क्या ध्यान रखना है, जैसे कोई मरीज़ डिस्चार्ज होता है, आपके जो स्टिचेस होते हैं वो ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग हम करके भेजते हैं, तो यूजुअली मरीज़ को कुछ करना नहीं होता। अगर पट्टी गीली होती है या आपकी ड्रेसिंग गीली होती है, आपको लगता है कुछ उसमें दुखन होती है, दर्द ज़्यादा होता है, तो आप कभी भी अपने हॉस्पिटल या ट्रीटिंग डॉक्टर के पास वापस जा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि डर होता है कि कुछ अगर गड़बड़ हो गया तो हम क्या करें, जिसको इमरजेंसी सिचुएशन। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक काफ़ी सेफ सर्जरी होती है, जैसे कि बाहर के देशों में तो उसी दिन ही डिस्चार्ज कर देते हैं। हमारे इंडिया में यूजुअली 1 से 2 दिन रखते हैं, कभी कभी 3 दिन भी रखना पड़ जाता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपका जो ड्रेन पाइप होता है, कभी कभी उसमें फ्रेश ब्लड आ सकता है, या किसी को हाई फीवर आ सकते हैं, या कभी कभी जो सर्जरी की जगह होती है वहाँ पे एकदम से सडनली एक स्वेलिंग आ जाती है। कोई होता है कि एकदम मैंने खांसी किया और उसके बाद से कुछ स्वेलिंग आ जाता है। तो ये कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर्जरी के, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ भी चीज़ आप फेस करते हैं तो आपको इमिडिएटली इमरजेंसी में जाना है, या जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट लिया है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है, ताकि उस चीज़ के लिए। डाइट का ये रहता है कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना है। ये एक अच्छी चीज़ है कि मरीज़ को जैसे कोई भी हम बोलते नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब बिल्कुल नहीं है। आप फ्रीली सब कुछ खा सकते हैं। सब कुछ मतलब सर्जरी से पहले जो चीज़ लेते हैं, जैसे कोई डायबिटिक होता है तो अपना ऑब्वियसली डायबिटिक डाइट फॉलो करेगा। मेरा मतलब है कि सर्जरी से पहले आप जैसे भी डाइट लेते थे, आप वो सब कुछ ले सकते हैं। आपको कोई परहेज़ नहीं, सब करना है। एंड फिजियोथेरेपी के टाइम पे भी आपको बताया एक्टिविटी करनी है, घुलना मिलना कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, बाहर भी घूमने जा सकते हैं, वो उसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। तीसरा जो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है, ये जो सर्जरी होती है कोई भी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी, उस पर आर्मपिट की भी सर्जरी होती है जिसमें लिम्फ नोड्स निकलते हैं। तो एक जो इफ़ेक्ट होता है जिसको हम मेडिकल टर्म में लिम्फेडिमा, माने कि जो आपके जिस साइड की सर्जरी हाथ होती है उस साइड के हाथ में सूजन आ सकती है, जिसको लिम्फेडिमा बोलते हैं। तो लिम्फेडिमा कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में होता है, सब में नहीं होता। ये हम कोशिश कर सकते हैं उसके इंसिडेंस को कम करने के लिए या प्रिवेंट, लेकिन हम पूरी तरह से बंद नहीं कर पाएंगे या उसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन क्या चीज़ हम कर सकते हैं जिस वजह से हम इसका इंसिडेंस कम कर सकें? सबसे ध्यान रखना है कि आपके उस हाथ का जो है कोई भी चोट नहीं लगना चाहिए। चोट माने कि आपको कोई कट ना लगे या कोई निडल प्रिक ना हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा है कि आप जब सर्जरी करके जाते हैं, आपका खुद का काम जो भी हो सके सेल्फ केयर करना है। आप ये मत सोचो मैं घर का सारा काम करना शुरू कर दें, वो भी करोगे, लेकिन उसके लिए ग्रेजुअली हम आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स बताते हैं कि कब क्या चीज़ स्टार्ट करना है। सेकेंड थिंग, आपका स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज करना है, ज़्यादा धूप में सनबर्न ना हो या कोई कट ना लगे, जैसे पहले ही बताया था, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एंड टाइट फिटिंग ज्वेलरीज जैसे कि रिंग्स हो गए या कोई बैंगल्स हो गया या ब्रेसलेट हो गया, वो सब आपको अवॉइड करना है। एंड एक चीज़ ये मान के चलिए जो कि लाइफ टाइम होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस हाथ पे किया है उस हाथ पे ना कि कोई ब्लड प्रेशर का कफ मेजर हो या कोई सैंपल उसमें से ड्रॉ करें या कोई कैनुला लगे। ये आप ही बेस्ट बताओगे अगर आप कोई भी नर्सिंग स्टाफ हुआ, डॉक्टर हुआ कोई, क्योंकि सबको मालूम नहीं होता। यही आप ही जो हो बेस्ट हो जज, जो आप बता के उनको मना कर सकते हो कि मेरे हाथ में ये है, आप प्लीज़ दूसरे साइड से आप ड्रॉ करिए। ये सब मेडिकल केयर के हिसाब से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन एक एस्पेक्ट है मैंने लास्ट के लिए रखा है जो कि ये सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो होती है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एक फीमेल के लिए एक ब्रेस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लाइक आप हाथ की तरह मान लो या लिम्ब मान लो, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हो या अपनी इमेज के लिए हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
जिसको हमने काफ़ी टाइम देखा, हम एड्रेस नहीं करते हैं। मानता हूँ मैं भी कभी कभी एड्रेस, क्योंकि हमारा इतना बिजी शेड्यूल होता है। लेकिन जो पेशेंट्स यूजुअली कीमोथेरेपी कराते हैं उनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है फ्रेम मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, इस बारे में जानने के लिए अपना रिसर्च करते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप को बिल्ड करते हैं। लेकिन जिनको हम इमीडिएटली सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, दे आर समटाइम्स मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते, वो अपने सारे डाउट्स नहीं पूछ पाते। उनको लगता है नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा मेडिकल केयर इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेडिकल पार्ट तो है कैंसर ठीक करना, बट ये भी आपका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए अगर आपको लगता है कि आपके ट्रीटिंग डॉक्टर, मैं नहीं बोलूँगा कि सारे ट्रीटिंग डॉक्टर आपको इसके बारे में काउंसलिंग कर पाएँ, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक लोग हैं। अगर आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स कर पाते हैं देन वेल एंड गुड इनफ। अगर नहीं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स में हो है या फिर किसी से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट होता है कोई काउंसलर्स होते हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि हम सबकी चीज़ों की फैसिलिटी है, ये सारे काउंसलर्स भी अवेलेबल है, आप उनकी सलाह ले सकते हैं। मानिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो डिस्कस ही नहीं होती है वो होती है डिप्रेशन, जो कि बहुत कॉमन हो जाता है। मरीज़ अपना डाउन हो जाता है कि वो सब कुछ खाना पीना भी छोड़ देते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। कैंसर ठीक होना ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ भी हमें एड्रेस करना है विद ग्रोइंग टाइम, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अगर साइकोलॉजिकली आपको कभी भी ऐसा लगा कि नहीं मेंटली डाउन लग रहे हैं या आप ये मत सोचिए कि आप इस चीज़ में अकेले हैं, आपको इसके लिए हेल्प सीख करना चाहिए। मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो भी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो इफ़ेक्ट्स हैं मैंने डिस्कस किया है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ है जो मेरे से मिस हुई है और आपके मन में डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप प्लीज़ इसको हमें बोल सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपको इसका जवाब देने के लिए। थैंक यू। इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट पूछते हैं, वो मैं चाहती हूँ आप क्लियर करें कि जैसे ना अक्सर पेशेंट ना मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट डालते हैं कि मैम क्या हम गैस के पास जा सकते हैं, खाना बना सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मतलब ये मिथ है लोगों के बीच में, लेकिन ये लोग बहुत पूछते हैं। ओके, तो इसका अगर आप बताएं, जैसे मैंने स्किन केयर बताया था ना, स्किन केयर में एक पार्ट होता है हीट। जैसे सनबर्न मैंने बताया ना कि धूप वाला चीज़ गर्म, सनबर्न एक तरह का बर्न होता है। वैसे गैस में ऐसे कोई हम जाते नहीं है कि पूरा एकदम आग के पास लगा ले। बेसिकली ये फंडा होता है कि किसी भी तरह का हीट डैमेज ना हो स्किन में, ठीक है। तो अगर गैस के पास जाके अगर गर्म चीज़ लगता है, कोई भी सुपरफिशियल बर्न या हम नॉर्मल इंसान झेल सकता है, बट सर्जरी के बाद उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गैस के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, बस आपको ध्यान देना है कि जो हीट रिलेटेड हो, इधर वो कोई गैस हो या कोई भी आग लगी हो या इवन धूप की वजह से भी अगर हो, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। तो बेसिकली खाना वगैरह तो बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं, खाना बना सकते हो आप, रोटी भी बना के सब खा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट एक्टिविटी, ओनली थिंग इज जो हैवी, जैसे कुछ सामान उठा लिया, वो चीज़ें हम यूजुअली बोलते हैं अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होती है वो पूछते हैं कि हम कब से नहा सकते हैं? ओके, तो नहाने का ऐसा रहता है, सब इंस्टीट्यूशन का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। जैसे कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल होता है या पार्ट रिमूवल होता है, तो इसमें जो ड्रेन पाइप लगी है तो उसकी ड्रेसिंग होती है जो हमें लगा के छोड़ना पड़ता है। कभी कभी हम वाटरप्रूफ ड्रेसिंग करते हैं तो हम एडवाइस करते हैं नहाने के लिए। अदरवाइज़ जब तक वो ड्रेसिंग होती है, हम वो जो कि 4 से 5 दिन हुआ जब तक ड्रेसिंग रहता है, हम उस एरिया को वेट करने को अवॉइड करते हैं, क्योंकि डर्माटाइटिस के चांसेस होते हैं गीले होके। अदरवाइज़ आप अगर ड्रेसिंग के टाइम पे हम क्लीन करके बाकी जगह पे आप नहाना धोना कर सकते हैं, स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ड्रेन साइड के अलावा जो स्कार होता है जिसमें टाँके लगे होते हैं, अगर वो पानी में भीग जाए तो कोई डर वाली बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी कोई भी घाव होता है वो 48 to 72 आवर्स में ऊपर से भरना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर पानी डलता भी है, जबकि ब्रदर ये तो होता है कि अगर वुंड को ओपन छोड़े उसकी हीलिंग अच्छी होती है, जो हमारा मेडिकल साइंस भी धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है। तो उसके बाद अगर पानी भी होता है तो कोई प्रॉब्लम, रादर वो चीज़ आप साफ़ रहता है, ज़्यादा क्लीन होता है और ज़्यादा हाइजीन मेंटेन होता है उस चीज़ से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जो आप लोग एज ए सर्जन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को जो एक्सरसाइजेस बताते हो वो कब से शुरू कर सकते हैं? डे 1 से ही हम स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि जो यूजुअली हम क्या देखते हैं, हमारे पेन होता है, एक तो उनका मन में डर होता है अगर हम खोलने लगेंगे तो टाँके खुल जाएंगे। हाँ। देखिए हमें पता होता है कितना फोर्स लगेगा और कितना में टाँके खुलेंगे। यूजुअली फ्लैप लगता है या कहीं अगर लगता है तो थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है,
अदरवाइज़ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारा तो रहता है कि आपको डे 1 से, जैसे डे 1 होता है कि हमने सर्जरी की नेक्स्ट डे मिलते हैं, हम मरीज़ को हाथ उठा के सब कुछ कराना शुरू करा देते हैं। जितना जल्दी वो चीज़ स्टार्ट करोगे, जो आपका शोल्डर जॉइंट का स्टिफनेस होता है या पेन होती है, उसमें भी काफ़ी सुधार आता है और आगे जाके उसमें कोई प्रॉब्लम या रेस्ट्रिक्शन या कोई चीज़ें आती नहीं है। तो डे 1 से ही हम वो चीज़ शुरू करा देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पेशेंट का होता है कि मैम हम कब से ब्रा पहन सकते हैं? ये अक्सर आता है कि मेरी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है, मैं कब से ब्रा पहन सकती हूँ और किस तरह के कपड़े मुझे प्रेफर करने चाहिए? देखिए, कपड़ों में अगर बताया जाए तो कोई भी सॉफ्ट कपड़ा हो, प्रेफरेबली कॉटन, जो कि कम इरिटेशन करता है वूंड में, या अगर ड्रेसिंग होता तो नहीं, अगर ओपन वूंड में भी कॉटन के ड्रेसेस काफ़ी होते हैं। जनरली हम नाइट गाउन्स बोलते हैं कि आप यूज़ करिए हमारे लिए ड्रेसिंग के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए। सेकेंड थिंग होता है जो इनर गारमेंट्स का यूज़ होता है, वो डिपेंड करता है किस तरीके से। जैसे कंप्लीट रिमूवल हो जाता है तो ड्रेन पाइप्स, अक्सर क्या होता है ना, वो इनर गारमेंट पहनने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो हम यूजुअली ड्रेन निकलने तक एडवाइस करते हैं। बट अदरवाइज़ अगर कोई प्रोविज़न ऐसा है कि साइड से पाइप निकल सकता है तो आप पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ केसेस होते हैं जिसमें ब्रेस्ट हम कंजर्व करते हैं, तो सपोर्टिव के लिए सपोर्टिव अंडर गारमेंट्स जो होते हैं वो भी हम एडवाइस करते हैं। वो और हेल्पफुल होता है पेन कम करने के लिए, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए इनर गारमेंट और सपोर्टिव वेयर की तरह भी यूज़ हो जाता है। तो ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये आप जैसे अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछते हैं तो वो आपको ये चीज़ों का भी क्लैरिटी दे सकते हैं, क्योंकि आपका वुंड कैसा है, घाव कैसा है, उसको देख के वो एडवाइस कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। आई थिंक जो भी एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को सर्जरी के बाद डाउट्स होते हैं वो आपने सारे ही बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में क्लियर किए हैं। फिर भी मैं कहूँगी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, हम डॉक्टर साहब के साथ क्लियर करके आपको उनके रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।